जो बचे हुए जो 2 रिसर्च डिज़ाइन हैं उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे, जिसमें पहला है निदानात्मक शोध अभिकल्पना और प्रयोगात्मक शोध अभिकल्पना। शोध जो परिकल्पना है, जो अभिकल्पना है, जो डिज़ाइन हम तैयार करते हैं, वह जब हम चयन करते हैं तो हमें सावधानी रखनी चाहिए कि हमारी जो समस्या है वो समस्या क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, उसकी उपयोगिता क्या है और उसका निष्कर्ष क्या निकलेगा। ऐसी स्थिति में जब हम किसी भी अनुसंधान में उसका डिज़ाइन तैयार करते हैं, उसका अभिकल्पना तैयार करते हैं, तो हमें काफ़ी सावधानी रखनी चाहिए। निदानात्मक जो शोध की जो अभिकल्पना है, जो डिज़ाइन है, उसमें किस प्रकार से हमें जब हम सर्वेक्षण करते हैं, जब हम आंकड़ों का संग्रहण करते हैं, तो हमें सावधानियों को रखना चाहिए। तो उन सावधानियों को हम रिसर्च डिज़ाइन के रूप में कैसे उसकी कार्य योजना तैयार करते हैं, इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। निदानात्मक शोध अभिकल्प एक किसी पर्टिकुलर समस्या के ऊपर आधारित शोध अभिकल्प है। निदानात्मक शोध के अंतर्गत कोई विशेष समस्या के ऊपर अनुसंधान किया जाता है, कोई वर्तमान समस्या है उसके ऊपर अनुसंधान किया जाता है, वो एक विशेष समस्या होती है। जैसे शिक्षा के संबंधित कोई भी समस्या है, शिक्षण के संबंधित है, पुस्तकालय के संबंधित है, निरक्षरता का शिक्षा के ऊपर प्रभाव है, नशे का शिक्षा के ऊपर प्रभाव है, या निरक्षरता का पुस्तकालय के ऊपर प्रभाव है। तो इन जो सामान्य जीवन से जुड़ी हुई समस्या हैं, जो वर्तमान काल की जो जिनका निदान किया जा सकता है, ऐसी समस्याओं का जो हम अध्ययन करते हैं, उनके ऊपर जब हम रिसर्च करते हैं तो वो नैदानिक रिसर्च कहलाता है। अब उस प्रकार के रिसर्च में हमें किस प्रकार डिज़ाइन करना है उसका, वैसे तो सभी प्रक्रियाएं जो हम शोध में देखते हैं, जो समस्या के चयन से लेकर निष्कर्ष तक या शोध प्रतिवेदन तक, वो एक होती है। लेकिन मुख्य रूप से जब हम आंकड़ों का संग्रहण करते हैं, उसमें डाटा कलेक्शन करते हैं, तब हमें किन किन सावधानियों को रखना है और किन किन सावधानियों को उस अभिकल्प में जोड़ना है, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो नैदानिक जो शोध अभिकल्प है उसमें प्रमुख जो बातें हैं उनके ऊपर हम चर्चा करते हैं। साक्षात्कार अथवा केस स्टडी, जब हम किसी विशेष समस्या के ऊपर अध्ययन कर रहे हैं जो वर्तमान समस्या है, तो ऐसी स्थिति में किसी वर्ग की बात करें तो वर्ग का हम जो साक्षात्कार कर रहे हैं या फिर किसी पर्टिकुलर समस्या की हम केस स्टडी कर रहे हैं, तो हमें मुख्यतः जो अध्ययन है, जो हम अध्ययन कर रहे हैं, उनमें हम जो आंकड़ों का जानकारी प्राप्त कर रहे हैं उन्हें व्यावसायिक और वस्तुनिष्ठ बनाए रखना चाहिए, ताकि जो निष्कर्ष निकले वह संपूर्णतः सही निकले। तो हमें किसी एक पक्ष को बल नहीं देना चाहिए, और जब हम उनका आंकड़ों का सर्वेक्षण कर रहे हैं तो हमें उसमें पारदर्शिता रखनी चाहिए और किसी भी परिस्थिति का उनके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ने देना चाहिए। सामान्य परिस्थितियों में उनका आंकड़ों का संग्रहण करना चाहिए, इंटरव्यू करना चाहिए, या फिर जो भी हम केस स्टडी कर रहे हैं तो उनका अध्ययन करना चाहिए। इसके अलावा नैदानिक अवलोकन, जब हम किसी समस्या के ऊपर अध्ययन कर रहे हैं और उसके लिए हम कोई अवलोकन के संबंधित जो आंकड़ों का संग्रहण कर रहे हैं, उस विधि का उपयोग कर रहे हैं जिसमें हम अवलोकन विधि का प्रयोग कर रहे हैं, तो हम जो अवलोकन करते हैं तो हमें उस अवलोकन में सहभागी या असहभागी जो भी प्रक्रिया अपना रहे हैं तो वो भी प्राकृतिक होना चाहिए। जिसका हम अवलोकन कर रहे हैं उनको उस परिस्थिति का पता नहीं होना चाहिए कि हम किसी का अवलोकन कर रहे हैं, जिससे कि वो अपने व्यवहार में परिवर्तन कर दे। तो उसमें भी प्रयोग जो है समन्वय और विकास एवं व्यक्तिगत समायोजन करके किया जाता है। इसके अलावा औपचारिक मानकीकृत परीक्षण, जब हम नैदानिक परीक्षण करते हैं, जब इस शोध को करते हैं तो हम जो मानकीकृत जो परीक्षण करते हैं, जिसमें हम किसी की बुद्धि का परीक्षण करते हैं या फिर
कोई आपदान परीक्षण करते हैं तो हमें उस समय सावधानी बरतनी चाहिए, जो औपचारिक रहना चाहिए तब हमें अनौपचारिक रूप से कोई या फिर किसी पक्ष विशेष का हमें उसके ऊपर हमें बल नहीं देना चाहिए। इसके अलावा अनौपचारिक परीक्षण, व्यवहार के अनौपचारिक परीक्षण और अवलोकन, नैदानिक अवलोकन और साक्षात्कार से प्राप्त निष्कर्षों को परिपुष्ट करने का मार्ग प्रदान करते हैं अनौपचारिक परीक्षण। अब हम बात करते हैं प्रयोगात्मक शोध अभिकल्प के बारे में। नैदानिक जो शोध है वो किसी वर्तमान काल की विशेष समस्या के ऊपर आधारित होता है, और प्रयोगात्मक शोध होता है जो भविष्य की घटनाओं और भविष्य की आवश्यकताओं पर देखकर भविष्य में आने वाली समस्याओं के ऊपर आधारित होता है। जो हम प्रयोगात्मक शोध करते हैं वह एक पर्टिकुलर किसी प्रयोगशाला के अंतर्गत होता है, और उसमें चरों पर हम नियंत्रण रखते हैं। वो हमारी कंट्रोल कंडीशन में होता है, और चरों में हम आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन भी कर सकते हैं, और परिवर्तन करके उनमें रिजल्ट्स में भी परिवर्तन कर सकते हैं, और परिवर्तन के द्वारा हम उसके सही रिजल्ट्स प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब प्रयोगात्मक अनुसंधान कर रहे हैं तो हम जब आंकड़ों का संग्रहण कर रहे हैं या आंकड़ों के ऊपर हम अध्ययन कर रहे हैं तो हमें किस प्रकार का डिजाइन करना है उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। तो इसमें प्रमुख रूप से 3 सिद्धांत काम करते हैं। जब हम किसी लेबोरेटरी में जब हम कंट्रोल कंडीशन में जब आंकड़ों के मध्य में, वेरिएबल के मध्य में उनमें इंटरचेंज कर रहे हैं, उनको घटा रहे हैं, उनको बढ़ा रहे हैं, तो हमें 3 सिद्धांतों का हमें ध्यान रखना चाहिए। वो 3 सिद्धांत है जैसे प्रत्युत्तर सिद्धांत, यादृच्छिकता का सिद्धांत एवं स्थानीय नियंत्रण का सिद्धांत। पहला है प्रत्युत्तर का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ रिप्लिकेशन। इस रिप्लिकेशन का मतलब किसी भी काम को, किसी भी जो प्रयोग कर रहे हैं, जो प्रैक्टिकल कर रहे हैं, उसको बार बार करना चाहिए। बार बार करने से उसमें परिशुद्धता उत्पन्न होती है, और जो रिजल्ट्स आते हैं, जो निष्कर्ष निकलते हैं, वह मौलिक होते हैं और अधिक विश्वसनीय होते हैं। दूसरा जो सिद्धांत है वह है यादृच्छिकता का सिद्धांत यानी रैंडमेशन। जब हम सैम्पलिंग कर रहे हैं तो इस प्रकार से सैम्पलिंग करें कि पूरा जो समग्र है उस समग्र का परीक्षण हो सके। तो हमें जब हम पर्टिकुलर वेरिएबल लेते हैं तो वेरिएबल इस प्रकार से लेना चाहिए कि उस पूरे विशेष क्षेत्र का, उस पूरे समूह का वो प्रतिनिधित्व कर सके, जिससे कि हमारे जो निष्कर्ष हैं वह परिशुद्ध आए और विश्वसनीय आए। इसके अलावा स्थानीय नियंत्रण का सिद्धांत, स्थानीय नियंत्रण के सिद्धांत के अंतर्गत बाहरी तत्वों के कारण जो परिवर्तन आता है उन परिवर्तन को रोकने के लिए हमें स्थानीय नियंत्रण रखना चाहिए। जब हम कंट्रोल कंडीशन में कोई प्रैक्टिकल करते हैं, कोई शोध करते हैं, तो हमें बाहरी तत्वों से नियंत्रित रहना चाहिए। उनका हमारे परिवेश में उनको परिवेश से उनको दूर रखना चाहिए। तो ये हमारे जो 4 प्रकार के जो अनुसंधान है उनमें जब हम उनका प्रोसेस करते हैं, उनकी प्रक्रियाएं करते हैं, हम रिसर्च करते हैं, तो हम रिसर्च करने से पहले उनकी कार्य योजना तैयार करते हैं। तो उस कार्य योजना को किस किस प्रकार तैयार करना चाहिए और उस कार्य योजना के लिए किस प्रकार हम उसका जो डिज़ाइन तैयार करते हैं, उसका प्रारूप तैयार करते हैं, और उस प्रारूप के आधार पर हम उस कार्य योजना को आगे बढ़ाते हैं। इसके ऊपर हमने चर्चा की थी।